थर्ड एपिसोड में देखते हैं ग्रेविक अपने काउंसिल मेंबर को उसी लैब में बुलाता है जहां एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और उन्हें बताता है कि उसके 3 लोग रॉयल नेवी में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। तभी हम देखते हैं पैगॉन कुछ लोगों के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उसने अपने साथ 2 और लोगों को एक ऑफिसर के रिकॉर्ड्स फाइल को भी देता है। बाद में तीनों रॉयल नेवी के बेस के पास पहुंचकर अपना रूप भी उन्हीं ऑफिसर्स में चेंज कर लेते हैं जिनका फाइल उन्होंने लिया था। इसके बाद अब तीनों ही आसानी से रॉयल नेवी के ग्रुप में भी शामिल हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, दरअसल ग्रेविक अब रॉयल नेवी में कुछ लोगों को शामिल कर यूनाइटेड नेशन पर हमला करने वाला था और अगर पृथ्वी के रखवाले इसके जवाब में हमला करने आते तो उनसे निपटने के लिए और पृथ्वी पर ही अपना घर बनाने के लिए ग्रेविक सभी स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स बनाने वाला था, जिसमें वे लोग सूरत बदलने के साथ साथ अपने पावर्स भी बदलने वाले थे, क्योंकि ग्रेविक का अनुमान था कि हमले के 1 हफ्ते के अंदर ही इंसानी लोग एक दूसरे के ऊपर जंग छेड़ देंगे और जब इंसान लोग एक दूसरे से लड़ रहे होंगे तभी स्क्रल्स भी वहां पहुंचकर उन पर हमला करना शुरू कर देंगे। इसलिए अब ग्रेविक इसमें काउंसिल मेंबर का साथ चाहता था ताकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिटा सके। इसके बाद अब सीन फिर से पास्ट में जाती है 1998 में, वो भी न्यूयॉर्क शहर में। वहाँ फ्यूरी एक लेडी से कैफे में मिलता है जहाँ उसे पता चलता है वो वारा है जो किसी खूबसूरत लेडी का रूप लिए हुए थी ताकि वो फ्यूरी को इम्प्रेस कर सके। पर फ्यूरी को पता नहीं था वारा किस लेडी का रूप लिए हुई थी, लेकिन फिर भी फ्यूरी उससे इम्प्रेस हो जाता है और दोनों ही शादी कर लेते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ हम फ्यूरी को उसी लेडी के साथ देखते हैं। ये वही लेडी थी जिसका नाम वारा है और ये फ्यूरी की वाइफ थी। आगे अब फ्यूरी वारा से ही ग्रेविक के बारे में पूछता है कि क्या वो ग्रेविक से मिलती थी जब फ्यूरी पृथ्वी पर नहीं रहता था, तो वारा भी बोलती है हाँ वो मिलती थी, क्योंकि वारा अब फ्यूरी के जाने के बाद वो बन गई थी जो फ्यूरी के मिलने से पहले थी, एक स्क्रल योद्धा। आगे अब ग्रेविक गाया से मिलने आता है और उससे ब्रोगन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लग रहा था जो बातें ब्रोगन नहीं जानता था वो कैसे पुलिस को बता सकता था कि वो चारों कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो बात तो सिर्फ कार में बैठे 4 लोग ही जान रहे थे। इसलिए अब ग्रेविक को अपने ही 3 लोगों में से किसी एक पर शक था, लेकिन गाया बोलती है कि ब्रोगन बता सकता है, क्योंकि टॉर्चर करते वक्त हो सकता है ब्रोगन ने कुछ जगहों का नाम बता दिया हो कि उसके लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं और हो सकता है उन लोगों ने उन जगहों पर ढूंढा भी हो। ये बात बोलकर गाया तो उस वक्त संभाल लेती है, पर कहीं न कहीं ग्रेविक को अब भी गाया पर शक हो रहा था। अगले दिन अब ग्रेविक और गाया कहीं जा रहे थे, तभी ग्रेविक गाया को बताता है कि वो टेलोस से मिलने जा रहा है। इसके बाद गाड़ी में ही ग्रेविक किसी से बात करता है, जिससे गाया को पता चलता है ग्रेविक नेपट्यून सबमरीन से यूएन के प्लेन पर हमला करने वाला था, वो भी रात के 10 बजे। इसलिए अब गाया भी ग्रेविक के वहाँ से जाने के बाद टेलोस को यूएन के प्लेन के बारे में भी मैसेज कर देती है। इधर टेलोस और ग्रेविक भी एक आर्ट गैलरी में मिलते हैं, जहाँ ग्रेविक टेलोस से उसके बुलाने का रीजन पूछता है, तो टेलोस भी ग्रेविक को हमलों को रोकने और इंसानों की जान लेने से मना करने लगता है, पर ग्रेविक टेलोस की बात मानने से इनकार कर देता है और गाया को मारने की धमकी देने लगता है। इसलिए अब टेलोस भी गुस्से में आकर जैसे ही ग्रेविक का कॉलर पकड़ता है, वो देखता है कि वहाँ पर बैठे सारे लोग ही स्क्रल्स थे जो ग्रेविक का रूप लेकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद अब ग्रेविक भी सभी को शांत करता है। इसके बाद अब टेलोस भी ग्रेविक को धमकाने लगता है कि अगर वो शांत नहीं हुआ तो वो देश के सभी आर्मी वालों को बोलकर ग्रेविक के साथ सारे लोगों को मरवा देगा जो उसका साथ देंगे। तो ग्रेविक भी बोलता है गाया उसके साथ होगी। ये सुनकर फिर से टेलोस गुस्से में आ जाता है और ग्रेविक के हाथ पर चाकू से मार देता है और फिर जाते जाते टेलोस ग्रेविक को गाया से भी दूर रहने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जिस हाथ में ग्रेविक को चाकू लगी थी उसने एक्सट्रीमिस्ट की मदद से ठीक भी कर ली थी। तभी हमें पता चलता है ग्रेविक ने 4 स्पीसीज का डीएनए अपने में इंजेक्ट कर चुका था, जिसमें एक एक्सट्रीमिस्ट भी है। इसके बाद अब ग्रेविक भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टेलोस को देखते हैं जो एक होटल में खाना खा रहा था। तभी वहाँ पर फ्यूरी भी आ जाता है और टेलोस से मदद करने बोलता है, पर टेलोस बोलता है वो तभी मदद करेगा जब फ्यूरी कल के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगेगा। इसलिए अब फ्यूरी भी टेलोस से माफी मांग लेता है। इसके बाद अब टेलोस भी मान जाता है और बताता है कि गाया ने उसे सीक्रेट फोन पर एक मैसेज भेजी है नेपट्यून सबमरीन के बारे में। ये सुनकर फ्यूरी भी नेपट्यून सबमरीन के कमांडर के बारे में जानने के लिए सोनिया को फोन करता है और उसके इन्फॉर्मेशन को मिल जाने के बाद फ्यूरी और टेलोस वहाँ जाने के लिए भी निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त हमें पता चलता है फ्यूरी ने आज तक जितने भी खुफिया जानकारी हासिल किए थे उसे स्क्रल्स के लोगों ने ही आकर फ्यूरी को दिया करते थे, क्योंकि फ्यूरी के पास शुरू से ही 20 लोगों की स्क्रल्स की टीम थी और वो सभी फ्यूरी के लिए काम किया करती थी, जो सारे के सारे ही जासूस थे। यही सब बात
बात करते हुए दोनों कमांडर बॉब के घर भी पहुंच जाते हैं। इसलिए टेलोस भी बॉब का रूप लेकर घर के अंदर चला जाता है, पर अंदर जाते ही वो पकड़ा जाता है। इसलिए अब फ्यूरी भी वहाँ के गार्ड्स को मारते हुए टेलोस के पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो सारे के सारे गार्ड्स स्क्रल्स थे। इसके बाद अब फ्यूरी बॉब के बेटों को ही बंधक बनाकर बॉब के पास चला जाता है, क्योंकि वो समझ गया था जिसने उसे फोन कर ऊपर बुलाया था वो टेलोस नहीं बल्कि टेलोस की आवाज में बॉब ने बुलाया था। ये देखकर अब बॉब भी टेलोस को छोड़ देता है, जिसके बाद टेलोस बॉब को बांध देते हैं और हमले को रोकने के लिए बोलते हैं, पर बॉब ग्रैबी के खिलाफ जाने से इनकार करने लगता है। इसलिए अब फ्यूरी टेलोस को ही बॉब का रूप लेकर हमले को रोक देने बोलते हैं, पर टेलोस ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि हमले को रोकने का पासवर्ड उसके दिमाग में था और टेलोस बिना मशीन के किसी का माइंड नहीं पढ़ सकता था। दूसरी तरफ रॉयल नेवी में भी एक ऑफिसर को हमले का ऑर्डर देखकर लगता है ये ऑर्डर गलती से पास हुआ है, इसलिए वो सेंट्रल कमांड से बात करने की कोशिश करने लगता है। पर पेगन जो इस वक्त एक ऑफिसर का रूप लिए हुए था वो ऑफिसर को मना कर देता है, क्योंकि उसका कहना था ये ऑर्डर सेंट्रल कमांडर से ही आया है। इसलिए पेगन उसे अपना काम करने बोलता है। आगे जब फ्यूरी को कोड नहीं मिलता है तो वो बॉब को मारने लगता है, पर टेलोस उसे रोककर खुद ही कोड को मांगने लगता है। पर इस बार बॉब टेलोस को गद्दार तो कहता ही है, साथ साथ वो गाया को भी गद्दार बोलने लगता है। ये सुनकर अब टेलोस भी खुद पर काबू नहीं रख पाता और वही बॉब को गोली मार देता है। बाद में टेलोस अड्डे में बैठी हुई गाया को फोन कर लॉन्च रोकने का पासवर्ड देने बोलता है। इसलिए अब गाया भी बेसमेंट के पास आकर वहाँ पर तैनात गार्ड्स को मार देती है और जो असली वाले बॉब थे उसके दिमाग को मशीन के थ्रू पढ़ने लगती है। बाद में वो टेलोस को भी फोन कर पासवर्ड बता देती है। इसलिए अब टेलोस भी पासवर्ड लेने के बाद गाया को भी वहाँ से जल्दी से निकल जाने बोलता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब ग्रैविक गाया को नहीं छोड़ने वाला है। इधर नेवी वाले जैसे ही लॉन्च करने के लिए रेडी होते हैं उसी वक्त टेलोस भी कमांडर के वॉइस में कॉल कर मिशन को रोक देने बोलता है। ये ऑर्डर सुनते ही वहाँ के जो ऑफिसर थे अपनी लॉन्च करने वाली की को निकाल लेते हैं और लॉन्च रुक जाती है। दूसरी तरफ गाया भी वहाँ से छुपके से निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर आती है सामने से ग्रैविक भी आ जाता है और उससे बाहर जाने की वजह पूछने लगता है। तो इस बार भी गाया झूठ बोलने की कोशिश करती है, पर ग्रैविक इस बार समझ जाता है और गाया को भी वहीं पर गोली मार देता है। बाद में वो कार में भी बैठकर वहाँ से चला जाता है। आगे अब वारा को देखते हैं जिसे एक फोन आता है, इसलिए वारा भी एक छुपी हुई चाबी निकालकर घर से चली जाती है और एक लॉकर रूम में जाकर अपने लॉकर से एक गन निकालती है। बाद में वहाँ पर रोड्स भी वारा को कॉल कर 1 घंटे में मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद।